आइए अब हम अपने सारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को आसान शब्दों में लेकिन पूरी गहराई से समझ लेते हैं। तो याद करिए, मैंने बताया था कि संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। इन सारे फंडामेंटल राइट को संविधान 7 ग्रुप में क्लासिफाई यानी वर्गीकृत कर देता है। तो हम अपने पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। ये ग्रुप है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में कानून के सामने समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कानून के सामने समानता और कानूनों के समान संरक्षण। सीधे साधे शब्दों में पहला, कानून के सामने समानता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति चाहे उसका पद या दर्जा कुछ भी क्यों ना हो, दूसरों की तरह साधारण कानून और सामान्य अदालतों के अंतर्गत ही आएगा। किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कानून के समान संरक्षण का अर्थ है कि एक सी परिस्थितियों में आने वाले व्यक्तियों को कानून में एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर आप उतना ही इनकम टैक्स नहीं लगा सकते जितना कि एक बहुत अमीर आदमी पर। कानून की समानता के नाम पर यह तो एक मजाक हो जाएगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आम आदमी मुश्किल से रोटी कमा रहा है, उस पर अगर उतना ही टैक्स लगा दिया जाए जितना कि एक करोड़पति पर, तो वो तो जी ही नहीं सकेगा। इसलिए कानून के सामने समानता के साथ साथ हमारा संविधान कानून के समान संरक्षण की भी व्यवस्था कर देता है। इसके अलावा कानून के सामने समानता के संबंध में संविधान कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी दे देता है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के गवर्नर अपने ऑफिशियल यानी आधिकारिक कामों के लिए किसी अदालत के सामने उत्तरदायी नहीं होंगे। इसी तरह से इनके खिलाफ किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस किसी अदालत में उनके राष्ट्रपति या गवर्नर के रहते नहीं किया जा सकता। वरना आप समझ ही सकते हैं कि हर रोज ना जाने कितने झूठे सच्चे मुकदमे राष्ट्रपति या गवर्नर पर हो जाएंगे कि उनका काम करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बल्कि हो सकता है कि उन पर दबाव बनाने और उनको काम से रोकने के लिए ऐसे मुकदमे उन पर थोप दिए जाएं। इसी तरह से विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और एम्बेसडर्स को भी कुछ छूट मिली है। तो हम देखते हैं कि जहां संविधान देश में कानून के सामने सबको समानता देता है और समान संरक्षण देता है, वहीं कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए प्रोटेक्शन भी देता है ताकि वे अपना काम निर्भय होकर कर सके। पर हाँ, यहां ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जहां राष्ट्रपति पर क्रिमिनल केस नहीं हो सकता या जहां अपने ऑफिशियल कर्तव्यों को करते हुए वो किसी अदालत के सामने उत्तरदायी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उन पर कोई अंकुश या रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाने की भी व्यवस्था करता है ताकि सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति भी निरंकुश ना हो सके। बी, तो आर्टिकल 14 के बाद देखते हैं अगला आर्टिकल यानी आर्टिकल 15। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर इस आर्टिकल में यह भी लिख दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन करा जा सकता है। यानी अगर संसद महिलाओं और बच्चों के आगे बढ़ने के लिए कोई स्पेशल कानून बनाती है तो कोई अदालत में जाकर यह नहीं कह सकता कि यह आर्टिकल 15 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, क्योंकि यह लिंग पर आधारित भेदभाव है। पर महिलाओं और बच्चों के अलावा
किसी और के लिए ऐसा कोई स्पेशल कानून बनाने की इजाजत इस आर्टिकल में नहीं दी गई थी। इसलिए जब 1951 में मद्रास सरकार के आदेश से विभिन्न जातियों के बीच सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें अलॉट की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है, क्योंकि यह जाति पर आधारित भेदभाव है और इसलिए उस आदेश को रद्द कर दिया गया। यह केस मद्रास राज्य बनाम चंपाकरण दोराईराजन 1951 केस के नाम से जाना जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 में एक संशोधन यानी अमेंडमेंट करके पार्ट 15(4) जोड़ दिया। इस पार्ट से अब राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियां यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल ट्राइब की उन्नति के लिए भी कोई विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दे दी। और आज इसी के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाता है। अब आप याद करिए कि हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में शुरू में ये देखा था कि कैसे संसद कोई ऐसा कानून तो नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो, पर वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन यानी अमेंडमेंट यानी परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 15 के बाद देखते हैं अगला आर्टिकल 16। यह कहता है कि राज्य के किसी भी रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। सीधे साधे शब्दों में किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर इसी आर्टिकल में यह प्रावधान भी है कि संसद किसी भी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण कर सकती है, जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। संविधान का यह आर्टिकल ही सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का आधार भी है। इसके अलावा यह आर्टिकल ऐसा कानून बनाने की अनुमति भी देता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था का पदाधिकारी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से ही संबंधित हो। मतलब यह कि अगर कोई हिंदू धार्मिक संस्था अपना कोई पदाधिकारी हिंदू ही बनाना चाहती है और किसी और धर्म का व्यक्ति ना हो, तो ये आर्टिकल इसकी भी अनुमति देता है। यह अनुमति बाकी धर्मों के लिए भी है। यहां पर हो सकता है कि आपको लगे कि एक तरफ तो आर्टिकल 16 कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, दूसरी तरफ वह पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भी देता है। तो यह तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यहां तो आर्टिकल 16 अपनी ही बात को काट रहा है। तो ध्यान से देखिए कि आर्टिकल 16 जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है, पर अगर समाज का कोई वर्ग बहुत समय से पिछड़ा हुआ है और नौकरियों और रोजगार में उसका बहुत कम योगदान है, तो उसको आगे लाना और देश की मुख्य धारा से जोड़ना क्या भेदभाव कहा जा सकता है? नहीं, यह भेदभाव नहीं है। भेदभाव वह स्थिति होती है जब आप मेरिट के बावजूद किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से नीचे या पीछे करने की कोशिश करें। आरक्षण की व्यवस्था किसी को पीछे या नीचे करने की कोशिश नहीं है, वह तो सदियों से पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में सबके बराबर लाने की कोशिश है। इसलिए वह भेदभाव नहीं है, बल्कि सही मायनों में समाज में बराबरी लाने का प्रयास है। इस मामले में आरक्षण कितना सफल हुआ है या असफल हुआ है या कोई और सिस्टम होना चाहिए, इस बात पर वाद विवाद हो सकता है। इस पर अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान का आर्टिकल 16 न सिर्फ भेदभाव की सही परिभाषा देता है, बल्कि भारतीय समाज में पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव को ठीक करने का एक ईमानदार प्रयास है। तो आर्टिकल 16 के बाद अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल यानी आर्टिकल 17।
ये आर्टिकल अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को देश में समाप्त करता है। यह आर्टिकल ये भी आदेश देता है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अभ्यास करना प्रतिबंधित है। इसका सीधा साधा मतलब है कि किसी भी रूप से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का प्रचार करना, अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना प्रतिबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 17 यह भी कहता है कि अनटचेबिलिटी से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि ये क्षमता क्या है। तो मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को अगर किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में प्रवेश से मना किया जाए, तो उसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अक्षम बना रहे हो। ऐसा किया जाना प्रतिबंधित है और कानून के अंदर अपराध होगा। तो आर्टिकल 17 के बाद देखते हैं अगला आर्टिकल यानी आर्टिकल 18। यह आर्टिकल टाइटल्स का उन्मूलन करता है यानी टाइटल्स को समाप्त करता है। इस मामले में संविधान स्पष्ट रूप से लिखता है कि पहला, राज्य किसी भी नागरिक या विदेशी को कोई उपाधि यानी टाइटल प्रदान नहीं कर सकता। आपको याद होगा अंग्रेजों के समय सर जैसी उपाधियां होती थी, पर स्वतंत्र भारत में ऐसी कोई उपाधि यानी टाइटल किसी को नहीं दिया जा सकता। यहां ध्यान रखें कि सैन्य या शैक्षणिक सम्मान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं और ऐसे सम्मान दिए जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम परमवीर या डॉक्टर की उपाधि देते हैं। दूसरा, इसी तरह भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि यानी टाइटल स्वीकार नहीं कर सकता। तीसरा, इसी तरह कोई विदेशी जो भारत का नागरिक नहीं है पर भारत के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद उसके पास है, तो वह भी भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। चौथा, इसी तरह भारत में कोई भी लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी नागरिक या विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपहार, पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं कर सकता। यहां एक और महत्वपूर्ण बात, 1954 में स्थापित भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसी उपाधियां अनुच्छेद 18 के तहत एक्सेप्टेबल मानी जाती हैं और इन पर प्रतिबंध लागू नहीं होता, क्योंकि वे अलग अलग एरियाज के लोगों द्वारा किए गए अच्छे और महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कार्य के लिए दिए जाते हैं और ये उपाधियां इस बात को बताती हैं कि देश उनकी इस उपलब्धि की सराहना करता है। तो इस तरह हमने फंडामेंटल राइट के पहले ग्रुप यानी राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स 14 से 19 को समझा। आइए अब दूसरे ग्रुप को समझते हैं। यह ग्रुप है राइट टू फ्रीडम। इसके 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22।